वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन एंड आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्लास 10th। तो आइए सीरीज को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, बट उससे पहले एक कोट आपके लिए, यू विल नेवर हैव दिस डे अगेन सो मेक इट काउंट। वेल, जो ये क्लास 10th की जर्नी है, यू आर नॉट गोइंग टू फेस इट अगेन, सो मेक इट काउंट। वैल्यूएबल, काफ़ी हार्डवर्क से सारे सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। तो आइए डिस्कस करें आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जहां आपसे बोला हुआ है व्हाट आर द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अगर आप किसी भी पीरियोडिक टेबल को देखो, वेदर इट इज़ मॉडर्न, इट इज़ मेंडलिप्स, इट इज़ न्यूलैंड, उसके अंदर एक कॉमन बात जरूर मिलेगी आपको, और वो ये है कि जो अरेंजमेंट किया गया था उसको ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में रखा गया था। बट ये ग्रुप्स और पीरियड है क्या, आइए समझते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखेंगे तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स देखेंगे। अब ये 18 ग्रुप्स ना कायदे से वो कॉलम्स होते हैं और 7 पीरियड्स वो रोज होते हैं। तो आपको यहाँ पे रोज दिखेगा 7, आप यहाँ पे नोटिस करो, और ग्रुप्स दिखेंगे आपको 18। तो आपको समझ आ गया, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको तो आप कहते हो ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको आप कहते हो पीरियड्स। सिमिलरली अगर आप डोवर्नियर के ट्रेड्स में भी देखने की कोशिश करोगे तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे ग्रुप्स तो दिखेंगे ही। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब ये जो ग्रुप्स हैं ये है क्या, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, सॉरी वर्टिकल लाइंस है। वेयरएज जब आप मेंडलिप की बात करते हो तो उनके पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप्स और पीरियड्स के बेसिस पर अरेंजमेंट कराई गई थी। तो जितने भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस थे उन सभी को हमने पीरियड्स का, और वर्टिकल लाइन को हमने ग्रुप का। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। तो फॉर्मल आंसर इसका ये है, द वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं, एज आई ऑलरेडी स्टेटेड, एंड द हॉरिजॉन्टल रॉज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो हॉरिजॉन्टल रॉज को आप पीरियड्स कहते हैं, ये होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल रॉज, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, करते हैं सेकंड पार्ट इसका। यहाँ पूछा हुआ है कि दो एलिमेंट है m और n, और वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से, मगर दोनों के दोनों सेम पीरियड्स के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आपको बताना है कि किस तरीके से m और n की प्रॉपर्टी वैरी करेगी साइज ऑफ देयर एटम के बेसिस पे, यानी कि उनके साइज में क्या वेरिएशन होने वाला है, मेटेलिक कैरेक्टर में क्या वेरिएशन होने वाला है, उनके वैलेंसीज में क्या वेरिएशन होने वाला है जब वो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा उनका जब वो क्लोराइड फॉर्म करेंगे। राइट, तो आइए पीरियोडिक टेबल में इस चीज़ को समझते हैं। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। अब मान लीजिए कि एलिमेंट जो है वो इन ग्रुप से रेस्पेक्टिवली मैच करते हैं, मगर उनका पीरियड सेम है। अब सपोज मैं बोल दूं कि जैसे लिथियम और बेरिलियम की बात कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये सेम पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, पीरियड नंबर 2, राइट, मगर इनके ग्रुप्स जो है वो अलग अलग है। ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। तो इस तरीके से अगर आप लिथियम और बेरिलियम को ही एग्जाम्पल मान लो, तो आप बताओ कि कैसे इनका साइज वेरी करेगा। अगर मान लो मैं लिथियम को बोलता हूँ m एलिमेंट और बेरिलियम को बोलता हूँ n एलिमेंट, तो साइज इनका कैसे वेरी करेगा। देखो, सबसे पहले मैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, उसके आउटर मोस्ट में होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है ये इसका साइज छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा ये। तो अगर इसको मैं कह रहा था m और इसको मैं कह रहा था n, तो m के कंपैरिजन में n का साइज काफ़ी छोटा होगा। राइट, चलिए, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि m एंड n बिलोंग टू सेम पीरियड बट ग्रुप 1 एंड 2, देयरफॉर n विल बी स्मॉलर देन m। जैसा मैंने आपको बताया, n जो होगा वो n के कंपैरिजन में छोटा होगा, एज एटॉमिक साइजेज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, तो साइज डिक्रीज करता है। समझ गए इस बात को। अब हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो अगर आप इनके मेटालिक कैरेक्टर को समझना चाहते हो तो लेफ्ट से राइट की ओर ना मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। कैसे बात समझ आई, क्योंकि इस तरफ ज़्यादातर नॉन मेटल पाए जाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरफ आपके पास मेटल पाए जाते हैं, और बीच में जो होते हैं वो यहाँ पे भी मेटल होते हैं, बट इसके कंपैरिजन में ये वाले थोड़े कम मेटल होते हैं। राइट, तो हमें तो बस इतना जानना है कि इस तरफ मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, तो हमें पता चल गया डिक्रीज होता है। तो आप बताओ m और n के केस में ज़्यादा मेटालिक कौन होगा, m होगा।
राइट। तो यही इसका आंसर है। अब आप यहाँ पे इसको पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि M इज़ मोर मेटेलिक, जैसा मैंने आपको बताया N के कंपैरिजन में, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है जब भी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हो। अब सवाल ये है कि भाई क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, तो जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब आप सोच के देखो, M को इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और N को भी लूज़ करना है, क्योंकि जब तक वो लूज़ नहीं करेंगे तब तक वो मेटल नहीं बनेंगे। तो ज़्यादा फास्ट कौन लूज़ करेगा? ऑब्वियस सी बात है M जल्दी लूज़ कर देगा, बिकॉज उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो N जब लूज़ करेगा, इन केस अगर मान लेते हैं कि N लूज़ भी कर देता है, तो भी M के कंपैरिजन में उसको टाइम लगेगा, एंड दैट इज़ व्हेन द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ M इंक्रीजेस, राइट। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। यहाँ बोला हुआ है कि वही जो इनकी वैलेंसी है ऑक्साइड्स बनाने के लिए वो कैसे वैरी करती है। तो इसका आंसर है कि देयर वैलेंसी आर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली इन फॉर्मिंग द ऑक्साइड, सो वैलेंसीज गोज ऑन इंक्रीजिंग फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस। ओके, देखो वैलेंसी क्या होता है भाई, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं वैलेंस, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर कोई लूज़ या गेन कर दे उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो भाई इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, भाई ये एक लूज़ कर देगा और ये दो लूज़ करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1 यानी कि +1, इसकी वैलेंसी होगी 1 और इसकी वैलेंसी होगी 2, राइट। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, वैलेंसी इंक्रीज करता दिखेगा। पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुरू में वैलेंसी इंक्रीज करता दिखेगा, लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जब वापस वैलेंसी डिक्रीज करेगा। अब जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तो लूज नहीं करेगा, वो वापस 2 गेन कर लेगा। तो जब गेन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर वैलेंसी यहाँ पे डिक्रीज करने लग जाएगी रादर देन इंक्रीज करने की बजाय, ठीक है। तो पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। ओके, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड। अब जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूंगा मैं, तो सपोज करो कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ठीक है, उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ठीक है। तो वो जब किसी के साथ कंबाइन होंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप 1 के एलिमेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ M, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपसे M बोला हुआ है, राइट। अब ये किसी के साथ कंबाइन होते हैं, किसके साथ होंगे, क्लोरीन के साथ कंबाइन होंगे। तो क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो ये +1 और ये -1, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MCl। M कुछ भी ले सकते हो, कोई भी मेटल हो सकता है। जब मैं बात करूँगा N की, तो N के केस में उसकी वैलेंसी है 2 +2, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लोरीन कंबाइन करेगा तो 2 क्लोरीन चाहिए, ठीक है। तो N के केस में इसको 2 क्लोरीन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NCl2, ठीक है। और N आपका कुछ भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता है इसके 1 या 2 वैलेंसीज है, तो आप यहाँ पे देखो, इसको 1 लूज़ करना है, इसको 2 लूज़ करना है। ये बात समझ गए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला हुआ है कि विच 2 क्राइटेरिया डिड मेंडलीव यूज टू क्लासीफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल। वो कौन से 2 क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया। तो ये है हमारे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल में 2 बातें सामने निकल के आती है। एक कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की आपस में सेम रहती है अगर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। सेकेंड, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। तो आइए ज़रा डिस्कस करें इसका आंसर। देखिए यही लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। यानी कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा था, और जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी था वो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा था। ये 2 क्राइटेरिया मेंडलीव ने सेलेक्ट किए। इन्होंने कहा कि द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड formed by element was treated as basic chemical property for its classification। देखो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी बता देगा किसी का भी, मगर जब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए तो वहाँ पे हमें रिएक्शंस देखने पड़ते हैं। वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर आप रिएक्शंस के बेसिस पे जाते हो तभी केमिकल प्रॉपर्टी समझ आती है। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्राइड बनने का फॉर्मूला था और ऑक्साइड बनने का फॉर्मूला था किसी भी एलिमेंट का, उस चीज़ को ट्रीट किया गया बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, राइट। ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर आपको ये जानना है कि सपोज ये पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का। अब इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिथियम सोडियम के साथ क्यों एक ही ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, क्योंकि लिथियम और सोडियम की जो ऑक्साइड्स बनने की प्रॉपर्टी होगी या फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। और अगर आप इसको सच में देखना चाहो तो लिथियम भी LiO बनाता है और सोडियम भी NaO बनाता है, तो ये बात भी काफ़ी हद तक ठीक है। इसी तरीके से हाइड्राइड की बात की जाएगी तो लिथियम भी LiH बनाएगा और सोडियम भी NaH बनाएगा। समझ गए इस बात को।
तो वो जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आया होगा। जय हिंद।